we are joined today by Honorable Minister Shri Sanjay Dhotreji, who is the Honorable Union Minister of State for Education, Communications and Electronics and Information Technology, Government of India. Welcome, sir. Welcome to this gathering today. It's an honor to have you here. The floor is all yours. Welcome, sir. नमस्कार। महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री श्री अनिल जी बोंडे जी, पूर्व सांसद श्री प्रदीप रावत जी, आमदार श्री पराग शाह जी, MACCIA के प्रेसिडेंट के संतोष जी मंडलेचा, सोशल सेंट्रल के MD माननीय श्री देवांग दवे जी, प्रेसिडेंट इंडियन चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस के श्री मनदीप सिंह जी, उपस्थित सभी मान्यवर, सभी को नमस्कार। जब इतिहासकार समकाल खंड को इतिहास के पन्नों में लिखेंगे तो इसे दो भागों में बांटेंगे, कोविड के पूर्व का समय एवं उसके बाद का समय। 2020 सारे विश्व के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस साल हमारे देखते देखते सारी दुनिया आचार विचार, मिलना जुलना, कार्य करने की, खरीदने और बेचने की शैली सब कुछ बदल गया। आज वर्क फ्रॉम होम कोई अनसुना शब्द नहीं रहा, बल्कि हर घर में प्रयोग होने लगा है। दुनिया के ना जाने कितने ऑफिस, कितने कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में शिक्षा की भी यही वास्तविकता है। कोविड की स्थिति में इससे निपटने के लिए देश के सारे शैक्षणिक केंद्रों में इंटरनेट के माध्यम से पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। छोटे एवं मध्यम कारोबार अपना कार्य बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। संक्षेप में सब कुछ बदल गया है और इस बदलती हुई तस्वीर को गति दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT। ऐसे प्रतिकूल समय में हमारा देश जरा सा विचलित नहीं हुआ और हमने बड़ी स्फूर्ति से अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व में हम सबको एक अनूठा आत्मबल दिया। उन्होंने बार बार अपने संबोधन में यह आह्वान किया कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हमारे विकास की गति धीमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रण को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत जैसी एक दूरदर्शी और विशाल संकल्प की घोषणा की। यह स्पष्ट है कि आत्मनिर्भर भारत न केवल इस युग के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाले समय एवं पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत के पास आज विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्यीय लाभांश है एवं अनगिनत क्षेत्रों में असीमित संभावनाएं हैं। इस आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत हम दुनिया के एक शक्तिशाली एवं अग्रशाली देश बनकर अपनी पहचान विश्व पटल पर अंकित करने में पूर्णतः सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत की इस संकल्पना को जमीन पर उतारने में इलेक्ट्रॉनिक्स व IT क्षेत्र की एक अहम भूमिका है। अस्पताल से स्कूल, शॉपिंग मॉल से बैंक, कृषि से रक्षा, अंतरिक्ष से स्मार्ट सिटी, ये समस्त कार्य क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर हमारी समय उन्नति एवं समृद्धि के पूरक है। किसानों की दुगनी आय, सबके लिए समान स्वास्थ्य सुविधाएं, सबके लिए शिक्षा, साफ पीने का पानी एवं अच्छा एनवायरनमेंट, ये सारे लक्ष्य इनके माध्यम से ही पूरे होंगे। आज का यह समय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए आशावान और चुनौती से भरपूर है। इस गतिशील विश्व को और पास और बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा दायित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन होने वाले प्रभावशाली अनुसंधानों की वजह से हमारा आत्मनिर्भर भारत एवं 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का स्वप्न निश्चित ही पूरा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज भारत को कंपोनेंट उत्पादन से अधिक फाइनल प्रोडक्ट का उत्पादन करने की आवश्यकता है। आपको इसमें एक अग्रणी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। हमारा 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी का संकल्प पूरा करने के लिए हम सब विश्वसनीय साथी, ट्रस्टेड पार्टनर की तरह निश्चित ही काम करेंगे इस तरह, ताकि भारत में अधिक से अधिक निवेश हो सके। चुनौती से भरा आज का ये समय हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आज इंडस्ट्री को राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। सरकार की तरफ से हमारा प्रयास रहा है कि हम आपको अधिक से अधिक सहयोग करें, आपके साथ वार्ता करें और आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज से लाभ उठाए। विश्व पटल पर भारत की भूमिका हमेशा ही अग्रिम रही है। मैं इसके लिए आपका योगदान जो है वो और थोड़ा सा उसमें बढ़े, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। आज ICIB के इस मंच से मैं आप सभी को आत्मनिर्भर भारत में सहयोग करने के लिए, जनमानस में एक चेतना लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, आज भी हमारे देश के करीब करीब 60% लोग कृषि के ऊपर निर्भर है। और मुझे ऐसा लगता कि चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कोई भी अनुसंधान हो, उसमें हम तो कहने के लिए बहुत सारा हमने किया, लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि आज भी हमने देखा, हम सभी स्किल इंडिया की बात करते, हम सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते, हम सभी टेक्नोलॉजी की बात करते, लेकिन कृषि में उसका एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसमें मेरे सहयोगी अनिल जी बोंडे जो कृषि में बहुत काम करते और महाराष्ट्र के वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारे जितने भी साइंटिस्ट है, थोड़ा सा कृषि के साथ में और उनका तालमेल अगर बेहतर बना तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारी जो कृषि की है उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि डबलिंग फार्मर इनकम, वो भी पूरा हो जाएगा। और बहुत अच्छा मौका उसमें फूड प्रोसेसिंग का है, कोल्ड चेन का है, और खास करके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत ज्यादा बेहतर। क्योंकि अब की बार हमने कोविड के दौरान देखा कि हमारे बहुत सारे जो फार्मर्स है, पर्टिकुलरली सब्जी उगाने वाले, फल उगाने वाले, उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत बड़ा लाभ उठाया। और मुझे ऐसा लगता कि अगर इसमें और 2 कदम आगे और हम बढ़े तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर काम इसमें हो सकता। मैं फिर एक बार आप सभी को आपका ये जो अनूठा प्रयास है उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा। क्योंकि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी बहुत सारे जो बदलाव हमने किए, उसमें खास करके जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या बाद में जो हमने उसमें जो चेंजेस किए, उसमें रिसर्च के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है। क्योंकि आज तक जो हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी में हम काम कर रहे थे तो उसमें इंडस्ट्री के साथ हमारा कोई ज्यादा तालमेल नहीं था। सॉफ्ट स्किल जो है उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा उसमें कुछ किया नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें जो है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। और मुझे ऐसा लगता कि हर हमारी जो इंडस्ट्री है उन्होंने हमारे सिर्फ हायर एजुकेशन में नहीं तो हमारे जो स्कूल है उसके भी आप अगर मेंटर बनेंगे, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो संस्कार होते वो छोटे उम्र में ज्यादा होते, उसके जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता वो भी छोटे उम्र में होता। और इसलिए हमने
3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमने चाइल्डहुड डेवलपमेंट या उसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर आपका योगदान रहेगा तो निश्चित ही भारत जो है वो आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा। फिर से मैं एक बार आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। माननीय संजय जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए और रास्ता दिखाया हमारे इंडस्ट्री वालों को, खासकर कि कृषि के क्षेत्र में जहां पे आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखाया है कृषि को, उनकी बेड़ियां खोल के आप कहीं भी जाके अपना माल बेच सकते हैं, कहीं भी जाके अपने उसका फायदा उठा सकते हैं, और यही चीज़ है जिसको हाईलाइट करने की आज ज़रूरत है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खाली यही नहीं, आपने एजुकेशन के सेक्टर में, प्राइमरी एजुकेशन के सेक्टर के बारे में जो कहा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी क्षेत्र में अटल इनोवेशन मिशन ने जो अटल टिंकरिंग लैब्स का प्रवान किया है, जो स्कूलों के लिए है, खास करके जो इनोवेशन और इंक्यूबेशन, उनको रास्ता दिखाया है, वो भी हमारी सरकार ने जो किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आप हमारे साथ आए, इंडस्ट्री को रास्ता दिखाया, और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ रहें और साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो हमारे कृषि क्षेत्र में, खास करके महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनिल बोंडे जी। अनिल जी, आप हमारे एक्स मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी रहे हुए हैं, तो कृषि के बारे में जो जानकारी आपको होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम में से बहुत कम लोगों को होगी या किसी को भी नहीं होगी। I would like to invite you, Dr. Anil ji, to present your views on Atmanirbhar Krishi. धन्यवाद और सभी को नमस्कार। आज सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वदेशी का सपना, स्वदेशी का नारा दिया था, और जिनका सपना हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी आत्मनिर्भर भारत के द्वारा पूरा कर रहे हैं, वैसे ही हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री, इनको अभिवादन करता हूं और उनकी जयंती की शुभकामनाएं भी आपको देता हूं। देखिए, अभी हम ऐसे मोड पे हैं कि कोरोना का संकट है। कोरोना का लॉकडाउन 22 मार्च से शुरू हो गया था, लेकिन हम सुदैव भी है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि हर संकट को वो संधि में रूपांतर करते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी उसमें ढूंढते हैं। और उन्होंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि भारत एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनेगा। यानी भारत तो खुद के ऊपर निर्भर होगा ही, आत्मनिर्भर होगा ही, बट ही विल बी सप्लायर फॉर होल वर्ल्ड। यानी भारत पूरे दुनिया का पुरौठादार कंट्री करके सामने आएगा। 1992 में आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, उसके बाद में वो अपॉर्चुनिटी चाइना ने खींच ली थी कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाइना बन गया था। चाइना सभी दुनिया को सप्लायर करके आगे आया था, लेकिन चाइना के ऊपर का भरोसा अभी दुनिया का उठ चुका है। इसलिए हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने यह संकट, कोरोना का संकट, ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक कोरोना के समय भी 4% से प्लस में रहा। सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जब निगेटिव ग्रोथ में था, उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपने को बढ़ावा दिया। किसान रहे या तो किसानी में मजदूरी करने वाले रहे, वो कांस्टेंट काम करते रहे। और उसके वजह से पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी का जो सपना था कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को मुफ्त में अनाज देने का, दाल देने का, वो सपना भी वो पूरा कर सके। लेकिन ये एग्रीकल्चर सेक्टर 1947 से
एक बंधा हुआ था। इसलिए पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में दो चीजें की है। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लॉज में रिफॉर्म्स होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निकाला। ये बहुत खुशी की बात है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने दिया, उसमें से 1 लाख करोड़ इज रिजर्व फॉर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दो चीजों के लिए दिया है, यानी जो पोस्ट हार्वेस्ट फूड रहता है, वह पोस्ट हार्वेस्ट फूड अपने यहाँ इंडिया में 15 to 40% तक वो स्टोर नहीं किया जाता, वो खराब हो जाता है। बाकी के कंट्रीज में वही प्रमाण 10 to 15% तक है। पंतप्रधान जी ने कहा कि हम सरप्लस में हैं, अभी फूड प्रोडक्शन में सरप्लस में है, तो हमारा फूड रहे, ग्रेन्स रहे, वेजिटेबल्स रहे, फ्रूट्स रहे, मसाला की उत्पादन रहे, इनका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैक हाउस रहे, कोल्ड स्टोरेज रहे, गोडाउन रहे, या सॉर्टिंग ग्रेडिंग यानी वन स्टेप प्रोसेसिंग रहे, उसके लिए जो लोन दिया जाएगा 2 करोड़ के लोन के लिए गवर्नमेंट गारंटी देगी, यानी गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी 2 करोड़ के लोन के लिए। और दूसरी बात रहेगी कि इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा। और हर बैंक को, जो बैंक नाबार्ड के माध्यम से टाइप करके लोन देने वाली है, उनको ये भी बताया है कि हाईएस्ट रेट ऑफ द इंटरेस्ट शुड बी 9%, और उसमें भी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा। दैट इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी फॉर द 2 करोड़ लोन एंड दैट विल रिमेन कंटिन्यूड फॉर द 7 years। इसके वजह से जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इंटरप्रेनर है या प्राइवेट इन्वेस्टर है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग भी आ सकेंगे। और तालुका लेवल पे, मंडल लेवल पे ये स्टोरेज अच्छी तरह से हो सकेगा। इस स्टोरेज का एक अच्छा फायदा होगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टोरेज निर्माण किया तो काश्तकार उसमें माल रख सकेगा, और जब भी भाव बढ़ता है, जब तक ग्लोबल मार्केट का भाव बढ़ता है, तब जब सीजन आता भाव डाउन रहते हैं, लेकिन उसके बाद में 4 महीने के बाद में भाव ज्यादा बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कल ही हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से दिए गए अनियन के पैक हाउस के लिए, यानी उसको कांदा चाह बोलते हैं, और कांदा चाह यानी उसका कल उद्घाटन किया। फंड केंद्र का है, फंड केंद्र का है, माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, वो बात अलग है। लेकिन ऐसी चीजें पूरे भारत में होने वाली है। दूसरा सेक्टर उसमें ऐसा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कि बहुत सारे काश्तकार एक साथ आते हैं और ग्रुप फार्मिंग करते हैं। ग्रुप फार्मिंग या तो इनोवेटिव एग्रीकल्चर, यानी कुछ इनोवेटिव फल है, इनोवेटिव उत्पादन है, औषधि उत्पादन है। ऐसा ग्रुप फार्मिंग जब करते हैं तो ग्रुप फार्मिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन दिया जाएगा, दैट विल बी अप टू 2 करोड़। तो यह एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक बहुत बड़ी पहल है कि शासन प्राइवेट इन्वेस्टर के साथ में, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, एग्रीकल्चर इंटरप्रेनर के साथ में, या तो कोई संस्था रहे, इवन हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमेटी रहे, उनके साथ में मिलके 2 करोड़ का लोन विद द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ द 3%, और जिसको गवर्नमेंट गारंटी देगी, यानी जिसमें काश्तकार को अपना मॉर्गेज रखना नहीं पड़ेगा।
दूसरी स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। यह स्कीम बहुत अच्छी है। यानी यह इंडिविजुअल, क्योंकि भारत में 35 लाख ऐसी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। यानी हल्दीराम छोड़ दो, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। हल्दीराम जैसे बहुत कम है, लेकिन छोटे छोटे पापड़ बनाने वाले, छोटे छोटे मसाला उद्योग करने वाले, गांवों में बसे हुए ऐसे फूड इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम ऐसा रहता है कि उनको स्किल मिलता नहीं, उनको प्रशिक्षण मिलता नहीं, उनको ब्रांड मिलता नहीं, और उनको ब्रांड मिलता नहीं, और दूसरी बात, उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्जा मिलता नहीं। अब इसके लिए जो स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है, तो उसमें यह छोटे छोटे एंटरप्रेनर है, फूड इंडस्ट्री के माइक्रो एंटरप्रेनर है, जिनको कर्जा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस नाम की स्कीम है। तो उसमें 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी, यानी मुद्दल पे सब्सिडी दी जाएगी 35%, मैक्सिमम अप टू 10 लाख, यानी 30 लाख तक का उनको लोन मिलेगा। तो उसमें मैक्सिमम 10 लाख की सब्सिडी, 35% तक सब्सिडी उनको मिल सकती है। अब इसके साथ में सिर्फ कर्जा देके फायदा नहीं है, उनको ब्रांड भी देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है कि स्टेट के साथ में केंद्र सरकार यह स्कीम चलाएगी। 60% पैसा केंद्र का रहेगा, 40% पैसा राज्य का रहेगा, 60-40 रेशो रहेगा। हिली एरियाज में 90 to 10% रेशो रहेगा। और इसमें राज्य सरकार आइडेंटिफाई करेगी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यानी फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पे अमरावती में संतरा है, नागपुर में संतरा है, नागपुर में मिर्ची है, तो वो प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। नासिक है, वहां पे द्राक्ष है, तो मनुके को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। कई जगह पे चिकू है, कई जगह पे काजू है, तो उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। वह सेक्टर में, वह डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोडक्ट के क्लस्टर बनाए जाएंगे। वो क्लस्टर बनाने के बाद में वह डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को डेफिनेटली हम ब्रांड दे सकते हैं। इसमें जो इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री शुरू है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी लोन दिया जाएगा, और नई इंडस्ट्री डेवलप करना है उसके लिए भी लोन दिया जाएगा। लेकिन ये छोटे एंटरप्रेन्योर से इनको डीपीआर बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेना चाहिए। इसलिए इसके लिए आरपीज यानी रिस्पॉन्डिंग पर्संस वो भी अपॉइंट किए जाएंगे, और उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो डीपीआर बना के दे, बैंक का लोन मिला के दे, और उसके बाद में ही उसको पैसे दिए जाएंगे। अब इतनी सुंदर स्कीम है कि इसमें बचत गट के जो महिला बचत गट रहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला बचत गट रहते हैं, उसके हर सदस्य को 40,000 पर पर्सन ऐसा भी लोन दिया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लाई गई है, वो है फॉर्मेशन ऑफ द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत जरूरी है। जब तक किसान संगठित नहीं होता, व्यापार के लिए संगठित नहीं होता, तब तक 2 एकड़ वाला, 2.5 एकड़ वाला वो किसान की आमदनी नहीं बढ़ सकती, और उसको जो खरीदना पड़ता है उसमें भी उसको ज्यादा पैसे देना पड़ता। लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जाना चाहिए, उनको टेक्निकलिटी मिलना चाहिए, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उनको पैसे मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, और उनका हैंड होल्डिंग फॉर 5 years रहना चाहिए। इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पूरे कंट्री में बनाने वाली है। अप्रोक्सीमेटली 1/10 हमारे महाराष्ट्र में उसमें से बनेगी। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी क्लस्टर बेस्ड रहेगी, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य का इन्वेस्टमेंट शेयर 2,000 का होगा, तो केंद्र सरकार भी उसमें 2,000 इन्वेस्ट करेंगी। यानी एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के
15 लाख रुपए के शेयर्स केंद्र सरकार खुद खरीदेगी। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को काम चलाना पड़ता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इतना प्रशिक्षण नहीं रहता, तो प्रशिक्षण देने का काम भी किया जाएगा। और अलॉन्ग विद दैट उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रहता है वो 5 साल के लिए गवर्नमेंट बेयर करेगी। और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी तरह से चलन हो, इसलिए उनके ऊपर सीबीबीओ यानी क्लस्टर बिजनेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी अपॉइंटमेंट की जाएगी, जिसमें टेक्निकली अच्छे साउंड लोग उसमें रहेंगे। वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि बहुत सारी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बनने के बाद में 1 साल में उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि उनके साथ में हैंड होल्डिंग होता नहीं है। तो ये हैंड होल्डिंग करने का काम पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तरह से यह स्कीम में, एफपीओ के स्कीम में किया गया है। अपने आप पे ब्लू रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संपदा हमारी बहुत है, क्योंकि तीनों साइड से हमारे यहाँ पे समुद्र है, और इनलैंड में भी इतने बड़े तालाब है कि वहां पे फिश का अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो सकता है। इसलिए पंतप्रधान मत्स्य संपदा स्कीम भी लाई गई, और इसमें 20,000 करोड़ ये और इसमें छोटे छोटे जो मच्छीमार और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे उनको सपोर्ट किया जाएगा। एम ऐसा रखा गया है कि 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन 170 लाख टन फिश यह पैदा कर सकेंगे हम। और जो वेस्ट होता है फिश पकड़ने के बाद में 25% वेस्ट होता है, तो वेस्ट का प्रमाण कम करने का काम कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से डेफिनेटली हम कर सकेंगे। उसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एक इसके वजह से ब्लू रिवोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी, यानी मत्स्य का प्रोडक्शन अच्छी तरह से बढ़ेगा। मत्स्य हम एक्सपोर्ट अच्छी तरह से आप लोग कर सकते हैं। एक तीसरा उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड, क्योंकि डेयरी और मांस उत्पादन ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें डेयरी के लिए भी प्रमोशन किया जाएगा। वैसे ही गोट और पोल्ट्री उसका प्रोडक्शन करने के लिए, स्पेशली मांस प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फंड में 15,000 करोड़ रुपीस रखे गए, और उसका संचालन शुरू भी हो गया है। लोगों को उसका फायदा भी मिलना शुरू हो गया है। इससे अलावा हनी प्रोडक्शन, मेडिसिनल प्लांट का प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन बहुत निग्लेक्टेड था, बहुत छोटा सा सेक्टर है, लेकिन हनी प्रोडक्शन के माध्यम से हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में से हनी के लिए हमारा कंट्री फेमस है। इंडिजियस हनी प्रोडक्शन, प्योर हनी प्रोडक्शन डेफिनेटली हम कर सकते हैं। उसके लिए 500 करोड़ रखे गए हैं। और अलॉन्ग विद दैट मेडिसिनल प्लांट, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में भी इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट की बहुत बड़ी डिमांड हो गई। वो चाहे तुलसी रहे, गिलोय रहे, करेला रहे, विटामिन सी देने वाले बहुत सारे प्लांट है, यह अश्वगंधा रहे, यह प्लांट का मासिव प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए 1,000 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखे गए। ऑब्वियसली यह सब चीजें इम्प्लीमेंटेशन राज्य के द्वारा की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती के लिए भी पैसे रखे गए। अब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और एनिमल हस्बेंड्री फंड, फिशरी का फंड, हनी के लिए फंड, यह सब माध्यम से पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने जा रहे हैं।
आपको पता होगा कि 2006 में स्वामीनाथन जी ने जो आयोग किया था उसमें यही कहा था कि यह सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और सिंचाई के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। तो पंतप्रधान जी ने पंतप्रधान सिंचाई योजना के माध्यम से इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किया। इन्वेस्टमेंट पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज में होना चाहिए, प्रोसेसिंग में होना चाहिए, उसके लिए बढ़ावा देने का काम यह कोरोना के काल में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने किया है। आपको बताने को मुझे बहुत खुशी होती है कि संपूर्ण भारत का किसान एक ही बात कहता है कि ये कोरोना के संक्रमण काल में किसी ने एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने डायरेक्ट किसानों के खाते में हर महीने 2000 रुपए डाले। आज भारत में 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपीस उनके खाते में डाले। 10 करोड़ किसान, उनके खाते में 93,000 करोड़ रुपीस, जो आज तक कभी इतने पंतप्रधान हुए 1947 से हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन किसानों के डायरेक्ट खाते में किसने पैसे नहीं डाले। हमारे महाराष्ट्र में 93 लाख किसान उससे बेनिफिटेड है। 39 लाख किसानों को 12,000 रुपए उनके खाते में गए। मध्य प्रदेश सरकार ने तो और ज्यादा 4,000 रुपए भी किसानों के खाते में डाले। यह बड़ी किसानों को रियायत देने वाली बात है। पिछले 6 साल में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने एमएसपी बढ़ाई और एमएसपी के आधार पे खरीदी भी की। दूसरा एक थोड़े समय में थोड़ा सा बताता हूँ कि दूसरा एक काम जो इम्पोर्टेंट किया इन्वेस्टमेंट के सिवाय, कि एग्रीकल्चर लॉस थे, यानी जो कायदे थे, वो कायदों में बदलाव करने का सबसे इम्पोर्टेंट काम किया। क्योंकि किसानों की दिक्कत ऐसी थी कि आप इंडस्ट्री वाले एक आधा साबुन भी बनाते हैं, वो साबुन पूरा देश भर बेच सकते हैं, उसके ऊपर बंधन नहीं रहता कि ये डिस्ट्रिक्ट में साबुन बनाया तो ये डिस्ट्रिक्ट के लोग ये साबुन से नहाएंगे। लेकिन किसानों का ऐसा था कि एक कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, मंडी है, उसके एरिया में जो गांव आते हैं वहां पे पैदा होने वाला सामान वह कृषि उपज मंडी में ही बेचना चाहिए, यह बंधन था। यानी इतना बड़ा बंधन था कि मेरे खेत में प्याज है और मेरा रिश्तेदार दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मुझे 3 क्विंटल प्याज भी भरना हो, भेजना हो, तो भी मुझे कृषि उत्पन्न बाजार समिति का मंडी का सेस देना पड़ता था। यह किसान के ऊपर बंधन था। हमारे शेतकरी संगठन के शरद जोशी बार बार बोलते थे कि किसान को मुक्त करो ये बंधन से। वह काम पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने किया है। किसानों को मुक्त किया। किसान चाहे तो मंडी में भी बेच सकता है, किसान चाहे तो उसके खेत से बेच सकता है, किसान चाहे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे गांव में, दूसरे देश में उसका माल बेच सकता है। जहां पे भी उसको अच्छा भाव मिले वहां पे बेचने का काम वो कर सकता है। और कोरोना लॉकडाउन के काल में आपने देखा होगा कि मुंबई में भी हर बिल्डिंग के पास किसान आते थे और विदाउट कृषि मंडी के सिवाय वो अपना माल, ताजा माल आप लोगों तक ला सकते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये सब चीजें जो डाली थी वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से निकाल डाली। उसके वजह से किसान स्टोर कर सकता है, प्याज स्टोर कर सकता है और भाव आने के बाद में वो बेच सकता है। क्योंकि अब हम सरप्लस में हैं, अभी हम स्केयर सिटी में नहीं है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के वक्त हम स्केयर सिटी में थे, नाउ वी आर इन द सरप्लस जोन, तो इसलिए हमको स्टोरेज करने का हक मिलना चाहिए, वो भी उन्होंने दिया। तीसरी बात, किसान को करार करने की सुविधा मिलनी चाहिए। मेरे पास संतरा है और संतरा का प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री चाहता है कि मुझे एक क्वालिटी का संतरा चाहिए और बिफोर हार्वेस्ट वो मेरे से करार करता है और करार करने के बाद में अच्छा भाव मुझे मिलता है, तो वो करार करने का हक भी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने दिया है। और करार के इसमें भी पूरे जो रूल्स है वो किसान प्रो है, फार्मर प्रो है, तो उसके वजह से उसका स्वागत किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ऐसा है कि जो लोगों को, किसानों को बांध के रखना है, वो लोग उसको अपोज कर रहे हैं। इसका जो मिडिलमैन थे, दलाल थे, व्यापारी थे, जो एक्सप्लॉइट करते थे, वो बहुत ज्यादा तरीके से अपोज कर रहे हैं। ये दो चीजें
एग्रीकल्चर सेक्टर में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी और उनका पूरा मंत्रिमंडल उन्होंने जो किया उसके लिए सच में तहे दिल से हम सभी किसानों के तरफ से उनके आभार व्यक्त करते। और आपने आज बहुत अच्छी तरह से सेशन रखा है जिसमें हमारे मित्र और मंत्री जी संजय जी धोत्रे, प्रदीप जी रावत, मनप्रीत सिंह जी, संतोष जी मंडलेचा, पराग जी शाह, देवांग जी दवे, इतने बड़े बड़े लोग उनके विचार रखने वाले हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं और आपने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ओहर। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में आए, हमारे को इतनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी, खासकर की जो सरकारी स्कीम्स वगैरह के बारे में है जो मोदी सरकार ने और हमारी सरकार ने हमारे लिए किया है। इसमें से खास करके जो आपने एफपीओ के बारे में बताया जो बहुत ही ज़रूरी है ग्रास रूट लेवल पे, जो आपने स्कीम्स और लोन्स की डिटेल्स बताई जो फार्मर के लिए अवेलेबल है, जो इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है, सीबीबीओ के बारे में जो बताया, और ख़ास करके जो मत्स्य संपदा है उस बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंडिया श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन इंडियंस को ही इस बारे में पता नहीं है। तो अगर हम श्रिम्प में कर सकते हैं तो हम और भी चीज़ों में कर सकते हैं, एंड बहुत ही जल्दी ये हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे। और एक चीज़ और जो आपने कही, जो पूरी ब्लू रेवोल्यूशन है जिसके बारे में, इसमें मेरे को काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। कोस्टल इंडिया, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे, उसका हमें पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। इंडस्ट्री को मेरा पर्सनल आह्वान भी रहेगा कि आप इस सेक्टर को पिकअप कीजिए, इसका एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक आपने हाईलाइट किया जो किसान बाजू की डिस्ट्रिक्ट में भी बेच नहीं सकता, बाजू की स्टेट में नहीं बेच सकता बिना सेस पे किए। तो कुछ दिन पहले माननीय गडकरी जी ने कहा था कि इस सब के बाद एक नागपुर का किसान जो संतरे बनाता था और अपने माल को बेच नहीं पाता था, अब वो ट्रेन भर के आसाम भेज सकता है वहां संतरे बेचने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमको भूलनी नहीं चाहिए। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, नाउ वी हैव टू बिकम सेल्फ रिलायंट ऑल्सो। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, खास करके कृषि क्षेत्र में अगर हम कर सकेंगे तो, और इंडस्ट्री में कर सकेंगे, सोलर एनर्जी में कर सकेंगे, तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी कम हो जाएगी। धन्यवाद अनिल जी आपका हमारे बीच में आने के लिए। थैंक यू जी। मैं अपने माननीय मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर संजय धोत्रे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी कुछ कमिटमेंट्स की वजह से वो पूरा समय हमको नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो विजन है, हम चाहेंगे कि इंडस्ट्री के साथ आपको हमेशा मिले और आपका हाथ पकड़ के हम हमेशा चलें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। भाऊ नमस्कार। आगे बढ़ते ही आई वुड लाइक टू कॉल श्री प्रदीप रावत जी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड ही इज ऑल्सो बीन हैंडलिंग द शिपिंग सेक्टर, और खास करके उनकी जो नॉलेज है इंडस्ट्री के बारे में, शिपिंग सेक्टर के बारे में, ये काफ़ी डिटेल्ड है। और मैं चाहूँगा प्रदीप जी रावत जो हमारे एक्स एमपी भी रह चुके हैं, वेलकम सर। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री संजय धोत्रे जी और पूर्व मंत्री अनिल बोंडे जी, इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए बहुत बहुत आभार। जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है और उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जानकारी तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है उनको मौलिक रूप से अभी तो मिली है, और अन्य माध्यम से भी वो जानकारी उन्हें उपलब्ध है। मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का महत्व क्या है। इट्स एक्चुअली a paradigm shift
in our economic policy. 1991 में हमने हमारे नीति में जो बदलाव लाया था, तो उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि we changed due to compulsion, we changed under duress. और आज जो आत्मनिर्भर नीति आई है, it is a change which has come through conviction. तो हमने जो अनुभव किया, जो एक देश में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया चलती आई और उसके लाभ हमारे सामने है, देश की जो अर्थ की गति थी वो खूब बहुत तेजी से आगे बढ़ सकी। तो ये हमने इसलिए सोचना चाहिए कि ऐसे क्या हुआ। तो थोड़ा पीछे जाके देखें कि 1947 में जब हमारे पंतप्रधान नेहरू जी ने कहा था कि इट्स अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, तो वो सही था। इट वाज एडवांटेज इंडिया। क्यों? तो उस वक्त आशिया के जितने भी बड़े बड़े देश थे, चीन लो, सिविल वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण वो शक्तिहीन बन गया था। जापान दूसरे महायुद्ध में ध्वस्त हो गया था। कोरिया और बाकी जो भी आज डेवलप्ड इकोनॉमीज एशिया में दिख रही है, ये सब अग्रेरियन इकोनॉमीज थी। भारत एक ऐसा ही देश था कि जहां पर जो नेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन बना था, एग्रीकल्चर बना था, तो उसके कारण भारत को एक लॉन्चिंग पैड करके बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हम एशिया का सबसे पहले प्रगतिशील देश बन सकते थे। तो इतना पोटेंशियल होते हुए भी हमने ये एडवांटेज हम क्यों न ले सके? Why did we lose it? ये हमें हमेशा के लिए हमारे सामने एक मिरर करके रखना है कि what went wrong। तो हमको पता चलेगा कि हमने जो अर्थनीति उस समय एक मॉडल करके हमारे सामने लाई थी, वो एक सोशलिस्ट मॉडल था, लाइसेंस परमिट राज का। और इसके कारण और जो ऐसी नीतियां थी कि जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की जरूरत थी तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में फंस गए। सेल्फ रिलायंट बनना था, हम अटार्की बेस्ड सेल्फ सफिशिएंसी के तरफ जा रहे थे। और कोई अटार्किक इकोनॉमी दुनिया में यशस्वी नहीं हुई है। इसका सबसे बेहतर फेल्ड मॉडल सोवियत यूनियन का है, बिफोर लिबरलाइजेशन चाइना का है। तो हमने इससे कुछ सीखना है कि व्हाई वी फेल्ड, क्यों हमारी अर्थनीति को दशकों तक लोग कोसते रहे कि ये हिंदू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है, 3-3.5% के ऊपर कभी जा नहीं सकती। तो ये ऐसे क्या हुआ? ये सब जो गलत नीतियां थी, इसके कारण हम कितने पीछे रह गए। आप देखो, मैं आई रिमेम्बर करेक्टली इन द अर्ली 80s में जापान गया था और वहां के बड़े बड़े अच्छे कंपनीज को विजिट दिया। तो एक जगह उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था कि भारत और जापान में उसके अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा था कि जापान is a poor nation of rich people and India is a rich nation of poor people। जो उत्पादन की जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऊर्जा हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, पानी हो, मिनरल रिसोर्सेस हो, तो इस सब के बारे में इफ यू कंपेयर इंडिया, जापान तो छोड़ो, तो दुनिया के जो
अति समृद्ध देश है, मटेरियल रिसोर्स में उसमें भारत है, और जापान के पास तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर भी दुनिया की संपत्ति जापान खींच लाता है। इसका रहस्य क्या है? तो जापान की इन्वेस्टमेंट ये जापानीज आदमी में हुई। दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ जापानीज पीपल, उसमें इतना ज्ञान भर दिया गया, इतना सक्षम बनाया गया कि वो आदमी अपनी गुणवत्ता के आधार पर जिस प्रकार का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल मॉडल्स उन्होंने बनाए, उसके कारण वो खींच लाए। और इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जो आज भी हमें पथदर्शक है। इन 1948 भारत में हिंदुस्तान मोटर्स ये कंपनी शुरू हुई, उनके एम्बेसडर मॉडल आपके सामने है। और जापान में टोयोटा। आज टोयोटा कहाँ है और एम्बेसडर कहाँ है? तो ये सिर्फ दो मोटर बनाने वाले कंपनियों का इतिहास नहीं है, तो दो भिन्न स्वरूप के आर्थिक नीति का प्रवास है। वन इज अ फेल्ड मॉडल, अदर इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, कि जो पूरे दुनिया को अपना मार्केट सोचती है, और जब वो अर्थनीति उस प्रकार से बनती है तो रिजल्ट्स भी उसी प्रकार से आते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक बताऊंगा कि सोचो, पिछले 50-60 दशकों से बहुत से हिंदुस्तानी दुनिया भर गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी इमिग्रेशन। जो भारत से गए, यूएस गए, यूरोप गए, यूके गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, अफ्रीका में गए, जिस क्षेत्र में गए, वो डायमंड के सेक्टर में जाओ, वो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, व्यापार में जाओ, हर क्षेत्र में, हर देश में, उस देश के पॉपुलेशन में इंडियन ओरिजिन के लोग पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट ब्रैकेट में हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो आदमी में तो कोई कमजोरी नहीं थी। हमारे देश में जो आदमी है उसमें गुणवत्ता कम नहीं थी, बट जो हुआ क्या हमारे देश में, तो इट वाज पॉलिसी इंड्यूस्ड बैकवर्डनेस, पॉलिसी इंड्यूस्ड पॉवर्टी। गलत नीतियों के कारण हम अयशस्वी बने थे। ये जो श्रृंखलाएं थी, ये इंडस्ट्री से हटना शुरू हुआ, व्यापार से हटना शुरू हुआ, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर से हटने के लिए बहुत टाइम लगा। और मुझे विश्वास है कि ये जो गलत आर्थिक नीति की श्रृंखलाएं थी, ये सब और भी हटना चाहिए। इनफ इज टू बी डन। मुझे ये तो शुरुआत है। तो ये नीतियों के आधार से हम आगे चलते रहेंगे, हमारी सोच बदलते रहेंगे, इस देश के व्यक्ति पर भरोसा रखेंगे, उसके गुणवत्ता को हम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो हम स्वप्न देखते हैं वो हम साकार कर सकेंगे, और पोटेंशियल और परफॉर्मेंस की जो गैप है वो निश्चित रूप से हम खत्म कर सकेंगे। जय हिंद। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज आप हमारे बीच में आए एंड यू हैव शेयर्ड योर व्यूज व्हेन इट कम्स टू सेल्फ रिलायंस एंड आत्मनिर्भरता। आपने जो एग्जांपल्स बताए जापान के और कार कंपनीज के, ये बहुत ही रियल सिचुएशंस है, और ये दीज आर द रियलिटीज ऑफ इंडिया दैट वी हैव सीन इन द पास्ट। But like you said, a lot more needs to be done, and this is just the beginning. Similarly, one such bottleneck that we have been seeing as an industry body and as part of the industry and running our own businesses in India is infrastructure. Let it be the infrastructure for communication, for transport, for building and construction, let it be roads. A lot is being done. I agree with that, but a lot more needs to be done. I would now like to invite Shri Parag Shahji, who is also the MLA and also one of the key differentiators in the field of infrastructure, running his own business also. I would like to invite you, Parag ji, welcome today, to share your views and how we can have infrastructure which is to be improved and how we can leverage it. Welcome, sir.
नमस्कार। सबसे पहले मैं श्री संजय धोत्रे जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री है, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। अनिल सुखदेव जी बोंडे, प्रदीप जी रावत और मेरे मित्रों, मेरे जो भी सीनियर्स ने अभी जो भी बताया, उसमें मैं एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा। I 100% agree with them that in a Modi government, under the guidance of Mr. Narendra Modi, the India is coming up with a new shape. Because after so many years, we have got some Prime Minister who works really for the country. He really believes in the growth of the country. पर यहाँ पर मेरे को एक चीज जरूर कहना है, सरकार उनका काम करती रहेगी, मंत्री उनका काम करते हैं। मंत्री या सरकार लोगों की सुविधा बढ़ाने को, इंडिया का ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो सभी प्रकार की मेहनत करते हैं। But equally, the participation will be required from all the industrialists, businessmen, infrastructure companies, and as well as common civilians. आत्मनिर्भर भारत को एक नरेंद्र मोदी जी या प्रधानमंत्री या कोई एक छोटा सा एमएलए पराग शाह नहीं बना सकता है। उसके लिए पूरे देश का सपोर्ट होना चाहिए। इसके पहले भी काफी लेक्चर्स में मैंने हमेशा बताया है कि जब तक कॉमन मैन psychology will not change. We are trying to save sometimes some small amount of money and we are importing things. आज शायद हमें कुछ छोटा सा फायदा होता होगा कि शायद हम इंडिया से वो चीज खरीद रहे हैं तो लाख रुपए में होता है, वही चीज चाइना से इंपोर्ट करने से कोई चीज 80 या 90 हजार में शायद मिलती होगी। But such type of savings is a very short-term savings. We all are earning for growth of our country, for growth of our family. We have to think about that also कि in the future अगर यही mentality हमारी रही, what will happen to our next generation? India is having the world's largest young population. Intelligence level of Indian people is one of the highest level on the world. हमें हमारे लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। It starts from farming because farming is one of the major business for the India. Road projects है, infrastructure projects है, any industries. Unless and until people will not support to their other Indian civilians, तब तक ये ग्रोथ हम कितना भी करने की कोशिश करें। मोदी जी शायद आज 21 घंटा 20 घंटा काम कर रहे हैं, शायद उनको 24 घंटा काम करना पड़े, शायद पूरे प्रधानमंत्री 24 घंटा काम करें, बट फिर भी जब तक लोग साथ में मिलके हम सब अपनी मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक we cannot do. I would suggest to government also, because I have seen, because I am into infrastructure business, there are many contracts, tenders comes out where the pre-qualification criteria are such a stringent criteria कि हर इंडियन बड़ी कंपनी को कोई ना कोई फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है। अगर फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके सही में फॉरेन कंपनी काम कर रही है, is a big question mark. There are certain specialized jobs, yes, we have to be depend on the foreign infrastructure large scale companies. But काफी projects ऐसे हैं which is more than 60% कि जहाँ पे bidders are taking only qualification from a foreign bidders. Just to take their qualification, we are paying 2%, 3%, 4% commission to a foreign company, and we are just using that name. We have a manpower, we have a brain power, we have a will, and we have a young people with us. There is no such work that India cannot do.
and especially in this government, where all the people are trying to improve the economy of India. Especially now during this Corona period, we all understood that there are many requirements was never there. हमारे खर्चे से लेके हर चीज में शायद 40% के ऊपर के खर्चे ऐसे थे कि that's just our lifestyle. We have to definitely think on this. Government also has to see on this, because especially I am talking about infrastructure contracts. Most of the contracts, Indian companies, barring 2 or 3 large companies, they are not getting qualified even though they have a capability to execute the work, even though they have a finance capacity, even though they have a manpower. But still they have to give a 2% or 3% of a turnover, which comes to almost 30 to 40% of the Indian contractors' profit, goes abroad for no reason, just for getting a qualification. तो ये चीज के ऊपर भी सरकार को भी ध्यान देना है। पर हर छोटी में छोटी चीज अगर हम सब लोग मिलके ये नक्की करें कि भाई हम जब तक हो सके, if the product is available as an Indian manufacturer, we should go for that. It may be a costly today, but tomorrow we will find that our capacity has been increased, and whatever we are being able to do is much better than what foreign people are doing. And the best example, we know that in the world, most of the large companies, CEOs or a top management or a finance guys are Indians. So we do not have any doubt on the capability of our Indians. We have to push our Indian people. We have to work hard. And during this Corona pandemic, we have learned all these lessons. Whatever the mistakes we were doing, whatever the short-term views we were taking, that we will have to change, not only for us, for our next generations also. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, Shri Parag Bhai Shah. It is very nice to listen to the views of somebody who's part of the government also, and knows very well the insides of the government and the businesses especially. So very well that you have rightly pointed out that, like what you said, lot more needs to be done. And these are some of the issues that have been highlighted by the industry bodies, like relaxation of qualifications for all the government tenders which have been put forward. Now the government has reduced some of it, only some of it, but a lot more needs to be done. Thank you so much. I assure you that this forum is going to ensure that these are the things that will be taken up by the government. The presence here is phenomenal. We hope that not only in the infrastructure sector, but also in the other sectors, we shall be able to take up this issue from an industry body point of view, and also from the other point of view, from the political angles, from the infrastructure, from policy advisory. Thank you, Shri Parag Bhai. It has been a pleasure and honor to have you with us today. Moving on, today I would like to give an example, like Parag ji mentioned. There is an example of the industry of electronics of India. Few decades ago, the electronics industry was very vibrant, very strong, especially when it comes to transistors, radios, and all these related electronic items. They used to be manufactured in and around Delhi. It was so famous, but then suddenly the onslaught from the Chinese electronics came into India. And initially the reason was not just price. The only reason difference was that people say, "Arey wo dikhta acha hai." So that was the only reason. Instead of increasing our capabilities, instead of developing our own products and increasing the looks and aesthetics of our products, we started importing products from another country. And although I'm sure those bottlenecks would have been there that time, the initial attraction to how a product looks is very important. But this is something that we have to take up on our own selves. Today, when you talk about white goods industry in and around Pune, if you are traveling by the highway, or you find all the top companies of the world, let it be LG, Whirlpool,
Samsung, they are huge plants that are manufacturing for the domestic market. Indian companies are very much capable of all these products and all these items that are done. Not only the white goods industry, you name a product, I'm sure there is a product of Indian make, Indian origin, and much more sturdy. So this is something that we Indians have to look at and ensure that we buy Indian. We are Indian, but we don't buy Indian. So we have to also ensure as industrialists that not to find the easy way out. The difficult way out might take time, but it is there for the long run. You know, a certain country's products, if you drop it down, it just breaks. But if you have something that is made in India that might not look so good, but you can throw it 100 times and still you know that it will work at the end of the day. So these are some of the examples that are there very much in front of us, and we as industry should look at these options and to improve our product. Moving on, when you talk about industry, when you talk about industry bodies, I would now like to invite Shri Santosh Mandlecha ji, President of Maharashtra Chamber of Commerce, and give his talk on Maharashtra, the industrial powerhouse. Welcome, Santosh ji. It's a pleasure to have you with us today. नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर आज जो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया इस विषय पर जो वेबिनार आयोजित किया है, उसके उपलक्ष्य में सर्वप्रथम भारत की आत्मा गांवों में रहती है, यह विश्वास जिन्होंने हमको दिलाया था, अहिंसा और अमन के नारे से पूरे विश्व को विश्व शांति की तरफ ले जाने का जो नारा जिन्होंने हमको दिया था, वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनकी जन्म जयंती एवं जय जवान जय किसान ये नारा देकर भारत को सक्षम बनाने का काम जिन्होंने किया, वो लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जन्म जयंती। इस शुभ अवसर पर आज उपस्थित यहाँ पर सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे पूर्व अपने मंत्री महोदय संजय जी धोत्रे एवं पूर्व मंत्री महोदय कृषि के अनिल जी बोंडे, प्रदीप जी रावत साहब, पराग जी शाह, इन्होंने जिस तरह हमको आज मार्गदर्शन किया है, मुझे लगता है कि अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने जो सपना आत्मनिर्भर भारत का देखा है, वो निश्चित रूप से जल्द पूरा होगा। और इस कार्यक्रम में मनप्रीत जी आपने, दवे जी आपने जिस तरह से यह कार्यक्रम का आयोजन किया है, मुझे लगता है ऐसे दिन पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया है जहां पर संकल्पना की जाती है, वो संकल्पना पूरी होती है। तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना जल्द से जल्द पूरी होने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत। संजय जी ने जो बातें बताई हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमको जो मार्गदर्शन किया है, वो बहुत ही सराहनीय था। बोंडे साहब ने जो टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत सरकार ने जो नई नीतियां अपनाते हुए कृषि विषय में जो एक अलग तरह का काम किया है, उसके बारे में हमको मार्गदर्शन किया है। रावत साहब ने जिस तरह से हमको जापान और भारत, इनकी अर्थनीतियों में जो फर्क किस तरह से रहा, उसके बारे में हमको जो इंफॉर्मेशन दी है, वो मेरे को लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब पार्टिसिपेंट्स के लिए थी। और पराग जी ने जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत होने के लिए क्या क्या नीतियां अपनानी चाहिए, किस चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी दी है, मेरे को लगता है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इस संस्था की तरफ से
मैं बोंडे साहब को और धोत्रे साहब को बताना चाहता हूँ, धोत्रे साहब शायद चले गए हैं, कि बोंडे साहब यहाँ पर है, तो बताना चाहता हूँ कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र चेंबर ने गत 2 वर्षों से एक एग्रीकल्चर के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेकर के महाराष्ट्र के करीब करीब 20,000 फार्मर्स के साथ जुड़कर जितने अलग अलग टाइप के मोबाइल एप्स कृषि विषय के लिए बने हुए हैं, उनके ऊपर हमने एक स्टडी किया था और उस स्टडी के माध्यम से इस बात को ध्यान में आया है कि इतनी सारी उपलब्धियां होते हुए भी आज हमारा कृषि में काम करने वाला जो किसान है वो उस टेक्नोलॉजी का बड़े अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि इस आत्मनिर्भर भारत में इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अनवित जी, आपने मेरे को आज जो विषय दिया है, इंडस्ट्रियल पावर हाउस, महाराष्ट्र इज इंडस्ट्रियल पावर हाउस, ये आप हम सब लोग जानते हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में करीब करीब 15% का जो स्टेक है ये महाराष्ट्र का है। और महाराष्ट्र में पर कैपिटा इनकम ये बाकी राज्यों से ज्यादा महाराष्ट्र की है। ये सब चीजें आप सब लोग हम लोग जानते हैं। और महाराष्ट्र इसको इंडस्ट्रियल पावर हाउस इसलिए कहा जाता है, उसका एक उदाहरण है, जब सन 2008-9 में पूरा वर्ल्ड में स्लो डाउन था, उसके बावजूद सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी का ग्रोथ ये महाराष्ट्र का था, वो 6.7%। ये महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की कैपेसिटी है और वो हर वक्त देखी गई है। इस बहाने में आपको बताना चाहता हूं, आज अगर हम लोग देखेंगे तो 25% बेस जो है इंडस्ट्री का, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र ये राज्य भारतवर्ष में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला राज्य है। अगर आप देखोगे तो जो फिस्कल रिसिप्ट्स है पूरे भारतवर्ष की, उसमें से 40% फिस्कल रिसिप्ट्स ये महाराष्ट्र से दी जाती है। यहाँ पर नेचुरल एडवांटेजेस जो है महाराष्ट्र के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर कोल इंडस्ट्री, आयरन ओर, मैग्नाइज, बॉक्साइट, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में किया जा रहा है। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि 25 इंडस्ट्री जो स्ट्रांग होती है, उसमें से 15 इंडस्ट्री उसका लीडिंग ये महाराष्ट्र करता है। आज ऑटो कंपोनेंट हो, मशीनरी हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोसेसिंग हो, बेसिक मेटल्स हो, फार्मा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जेम एंड ज्वेलरी, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे फील्ड में महाराष्ट्र ने एक अच्छे तरह से काम कर महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन भारत के जीडीपी में बहुत अच्छी तरह से सराहा। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि महाराष्ट्र में करीब करीब 16% ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से 2% लेबर का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। और इसकी वजह से करीब करीब 51% वैल्यू एडिशन इन द प्रोडक्ट्स has been seen in the Maharashtra. These are the very important factors of Maharashtra to become an industrial house and industrial strength of India. अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जिस तरह से अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट, स्किल असेसमेंट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम महाराष्ट्र में हो रहा है। और इन्हीं वजह से महाराष्ट्र की इंडस्ट्री जो है वो अच्छा काम कर रही है। महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र से सीमित न रहते हुए ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, अलग अलग कंट्रीज में वहाँ के एजुकेशन सिस्टम्स के साथ टाई अप करके यहाँ का स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर भी काम किया। और ये सारी चीजें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये सब चीजें बाकी राज्यों ने भी उसका निश्चित रूप से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी चीज के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज महाराष्ट्र में अगर आप देखते हो, आज हाईवेज उसका जो निर्माण हुआ है वो भी एक सराहनीय निर्माण महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। पीपीपी मॉडल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल, यह भी महाराष्ट्र से ही हाईवे में शुरू हुआ है। ये मैं बड़े अभिमान के साथ कहना चाहता हूँ। आज महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर की कोस्टल लाइन से, कोस्टल लाइन के बारे में बोंडे साहब ने भी बताया कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये सब चीजें देखते हुए मेरे को लगता है कि ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो महाराष्ट्र को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना। मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी जो हमारे मंत्री जी संजय धोत्रे साहब ने बताई कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के साथ अगर काम किया जा सकता है, और हम लोग भाग्यशाली है कि ऐसे स्टडीड मिनिस्टर के अंडर ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्री का जो उनके पास चार्ज है वो बहुत अपने काम में आने वाला बन सकता है। एक बात जो रावत साहब ने बताई कि पोटेंशियल के बारे में, और वही चीज हमारे पराग भाई ने भी बताई कि भारतीय नागरिक जिन्होंने हर जगह भारत के बाहर जाकर अपना झंडा जिस तरह से फैला रहा है, मेरे को लगता है कि वो पोटेंशियल आज आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भारतीय हर नागरिक ने उस चीज को बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया है। आज सिलिकॉन वैली में अगर हम जाएंगे तो करीब करीब 35% भारतीय नव उद्योजक इन्होंने आईटी में बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह से पराग भाई ने जो एक बात बताई कि टाई अप, ये हम फॉरेन कंपनी इस बारे में हम लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि भारतीय कंपनी जो टाई अप करके पूरा काम भारतीय कंपनी करती है, पूरा एम्प्लॉयमेंट यहीं का होता है, सारा पैसा भारत का होता है, काम भारत में होता है। और जैसे पराग भाई ने बोला कि करीब करीब 40% 50% प्रॉफिट जो है वो भारत के बाहर ये फॉरेन कंपनी लेके जाती है। मुझे लगता है इस नीति के ऊपर भी एक अलग तरह से काम होना बहुत जरूरी है। अगर अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो इस काम के ऊपर भी काम होना बहुत जरूरी है। और मेरे को एक चीज जो पराग भाई की बहुत अच्छी लगी, उन्होंने एक बात बताई कि आत्मनिर्भर भारत ये नारा हमारे प्रधानमंत्री साहब ने दिया है। सरकार अपना काम करेगी, मंत्री अपना काम करेगी। पंतप्रधान साहब ने अपने को ये नारा देकर भारत को सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए ये जो महत्वपूर्ण कार्य था उन्होंने किया है। लेकिन हम उद्योजक और सामान्य नागरिक बनकर इस चीज के ऊपर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। और उन्होंने एक जो बात बताई कि आज हम लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई भारतीय बनावट की वस्तु थोड़ी सी महंगी होने की वजह से हम चाइनीज या और कहीं कंट्रीज से आई हुई सस्ती चीज खरीदने का प्रयास जो कर रहे हैं, उसके ऊपर हम सब ने मिलके ध्यान देना चाहिए कि हमको अब शॉर्ट टर्म गेन का नहीं सोचना, हमको लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन में अगर हमको फायदा भी हुआ तो लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान ही है। आज चाइनीज प्रोडक्ट हो या और किसी कंट्रीज का प्रोडक्ट हो, वो क्यों सस्ता होता है, उसका कारण जो है वहां पर जिस क्वांटम में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसी वजह से उसका प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है। आज भारत की जितनी भी उद्यमी है, उन लोगों को अगर उस प्रकार का क्वांटम मिलेगा, उस प्रकार का उत्पादन करने का उनको अगर संधि मिलेगी, मेरे को पूरी खातरी है कि
कि भारतीय उद्योजक में उतना पोटेंशियल है, अगर उतनी क्वांटिटी बनाने का हमारे को चांस मिलेगा तो शायद चाइना से भी हम कंपीट करके भारत में ही नहीं तो बाकी देशों में भी हम अच्छी तरह से उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आज के इस मौके पे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जो नारा दिया है उसको अगर सफल बनाना है तो हम सबको इस बात के ऊपर ध्यान रखना होगा कि मेरे को शॉर्ट टर्म गेन के लिए कोई इंपोर्टेड चीज नहीं लेनी है, मेरे को भारतीय प्रोडक्ट ही खरीदना है। और इस के लिए एक चीज ध्यान में रखना है, बी इंडियन बाय इंडियन, देन एंड देन ओनली आत्मनिर्भर भारत जो है ये हम लोग अच्छी तरह से इस नारे को पूरा कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंत्री जी आपने हमको जो सम्मिलित होने का जो चांस मौका दिया है, आपका और आयोजकों का तहे दिल से आभार मानते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, और इस चीज़ की जिम्मेदारी आप पे और मेरे पे है, महाराष्ट्र चेंबर और ICIB पे है, और ऐसे सब संगठन जितने हैं। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे हमारे साथ मिले हुए यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिस इज एकेडमिक इंडस्ट्री इनिशिएटिव, तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी साथ में है, इन सबको साथ में मिलके इंडियन प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करना, वो भी इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि खरीदना। एक आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई एक चीज़ बहुत अच्छी दिखती है और आधे भाव पे मिलती है, तो वो दूसरा कैसे ले। तो इसकी जिम्मेदारी आप पे और हम पे है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करें, और इंश्योर करें कि जहाँ तक हो सके उसका प्राइस कम किया जा सके। सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम उसको यूटिलाइज करते हैं और देखते हैं कि नहीं, आज एक किसान भी अपना प्रोडक्ट्स जाके ऑनलाइन बेच सकता है, और आप और मैं और हम सब उस चीज़ को खरीद भी सकते हैं एट मच चीपर प्राइसेस। तो ये सब चीज़ें हैं जो वी हैव टू रियली एंश्योर दैट इट रीचेस द कॉमन मैन, इट रीचेस द एंड कंज्यूमर फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर बट इवन एजुकेशन। आज हमने देखा है कि पैंडेमिक में 6 महीने से स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं रुकी। एजुकेशन के फील्ड में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आया है, इतना चेंज आया है, लेकिन फिर भी आज बॉटलनेक क्या रह जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंडविड्थ। नॉट एवरी विलेज इज केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग ऑल दीज रिसोर्सेज। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सोशल मीडिया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, IT infrastructure, bandwidth infrastructure. And these are the segments that I request our government to work on. There are some large companies that we are having, BSNL hai, MTNL hai. We should empower these companies to ensure that the bandwidth and capabilities, the networks should reach every village of the country, and broadband should be available. Private players should also be roped in to ensure that there is a speedy approach. So this is something that really needs to be done to ensure that we leverage on the social infrastructure and social media that can bring about a revolutionary change in our country. I now call upon Shri Devang Daveji, who is the MD of Social Central. Devang ji, welcome. We would love to hear your points on leveraging technology for global markets, or going global from local and vocal about local, and how we can put this all in perspective of Atmanirbhar Bharat. Welcome. Thank you, Manpreet ji. First of all, I would like to thank Indian Chamber of International Business and the organizers of this particular program, Maharashtra Chamber. I would also like to thank Shri Sanjay Dhotre ji, Shri Anil Bonde ji, Shri Pradeep Rawat ji, Parag Bhai, Santosh ji, and Manpreet ji specially for inviting me to this program today. आज सभी को सुन के एक मन को 2 अक्टूबर के दिन एक सुबह के समय पे एक अच्छा सा एहसास होता है कि आज दुनिया में भारत का झंडा कैसे गाड़ा जाए, दुनिया में भारत को कैसे लेकर जाया जाए, इसके ऊपर सब एक साथ मिलके विचार विमर्श और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं।
While we talk about leveraging technology for global markets, right from infrastructure, communication to manufacturing and agriculture, true Atmanirbhar Bharat will only be realized only post a revolution in key sectors nationwide. And how can technology be far behind when it comes to a self-reliant nation? So today, in front of our esteemed panel and our guest, I would like to share my viewpoints on how we should leverage technology for global markets, which in turn will be paving a way for Atmanirbhar Bharat. In this era of rapid digital transformation, new technologies have opened up opportunities, diminishing challenges, fundamentally transforming customer experiences, operating models, and the work environment itself. While the scope, scale, complexity of business technology has evolved at an exponential rate, technology has also become more accessible and to a wider audience at a more affordable price. Such accessibility has benefited all businesses functioning, recruiting, training, sales, manufacturing, logistics, marketing, to name a few. Technology, furthermore, has enabled remote management, allowing world to come closer with respect to conducting businesses worldwide. More importantly, access to robust technology is no longer exclusive to some certain large players, but commoditization, outsourcing, and good connectivity has driven down cost of making technology accessible to businesses of all size across the globe. By providing an attractive basis of innovation, improving cost, efficiency, the synergy between technology and business is having must have today. The coronavirus pandemic has encouraged technology innovations that are changing our world, and it is very fast. The done to that phrase since past few months has been the new normal, and the new normal today has made it crucial for leveraging technology to bring in world closer inch by inch, centimeter by centimeter, and now in terms of changing per MBs and per GBs. Be it for business, for reaching out to current situation, technology has ensured that world has become more sympathetic, helpful, and connected, especially during these times. Today, when we speak about Atmanirbhar Bharat, we have seen that by making crucial changes in the law, Prime Minister Shri Narendra Modi ji has changed and opened up markets even for our farmers. Till yesterday, as rightly said by Anil Bonde ji, that farmers were forced to sell their grains, to sell their fruits, sell their produce to nearby markets only. Now, the world has opened up for them. Farmers will be free to send their farm outputs anywhere across the world. So this is the time that we make the right use of technology. The saying, necessity is mother of all invention, has never been truer than in this unprecedented times. While there is no minimizing the devastating human and economic impact of the corona crisis, I am firm believer that we shall witness the upside soon in spite of current downside. I want to give an example. मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि मैं पिछले कुछ समय पहले गढ़चिरौली गया था। आश्चर्य की बात ये थी कि गढ़चिरौली के शासन ने एक वेबसाइट बनाई है, जिस वेबसाइट के माध्यम से गढ़चिरौली में हाथ से बनने वाली चीजें वहां पर लिस्ट की जाती है और दुनिया भर के बायर गढ़चिरौली के उस वेबसाइट से सामान खरीदते हैं। सो ये छोटी छोटी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी होती है जिससे हमें सबको अवगत होना है, जिससे हमारा वाइडर स्कोप जिसे कहते हैं दुनिया भर में पहुंचने का मौका हमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट आज देता है। द क्राइसिस has undoubtedly accelerated digital transformation across the world and open our eyes to the possibilities offered by technology solutions to enhance the support our life sustain and growth of our businesses. The pandemic has propelled organizations towards redefining the new normal,
on the backbone of technology transformation. The COVID-19 restrictions have taught us that a new way of working is possible. Organizations across the globe today are successfully managing their businesses by adopting to tools, again leveraging technology for the global markets. In India, we have to adapt to this new upcoming technology, to this new upcoming side of business, wherein we make our business as much as technology driven as much as possible. We are at the cusp of such services becoming more mainstream globally, creating the opportunity to improve and enhance this infrastructure and facilitate consumer in the ease of e-commerce. While we always talk about various type of infrastructure in our country, it is a time to also give due importance to technological infrastructure enhancement in our country. It has also prompted to improve our IT infrastructure to stay connected with our client across the continents, no matter what. A good example of technology delivering during the current times, as rightly mentioned by Manpreet Bhai, that the education sector, which was turned on its head with the sudden closure of schools and institutions, but using technologies such as learning platforms, video conferencing solutions for remote learning have made education more accessible for students worldwide, ultimately supporting them in continuing their education regardless of their locations. हम महाराष्ट्र में पिछले कई समय से ई लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लर्निंग के ऊपर सरकार या केंद्र सरकार भी काफी ध्यान दे रही थी, बट पैंडेमिक टाइम पे जब स्कोप ही नहीं बचा, लोगों ने ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजी को बहुत फास्ट अडेप्ट किया और उसके ऊपर आज हमारी पढ़ाई बच्चों की सारी पूरे देश भर में और दुनिया भर में चल रही है. दूसरा एक और बिजनेस है जहां पर टेक्नोलॉजी ने चेंज, बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज लाया है. उसे कहते हैं कि जो फिजिकल इवेंट्स होते थे, इवेंट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री आज हम देखते हैं, वो इंडस्ट्री पूरी तरह आज डिजिटल के ऊपर जाने पे एक राह देख रही है और एक रास्ता अपना बना रही है. सो व्हाइल फिजिकल इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन कैंसल्ड, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स have embraced the opportunity and started organizing digital and virtual events. And I strongly believe that this will be the new normal going forward, and technological transformation will enable us to enjoy global events live in front of our mobile and laptop screens. आज यदि आज जो हम ये प्रोग्राम ऑनलाइन कर रहे हैं, शायद नॉर्मल टाइम होता तो किसी एक अच्छे बैंक्वेट हॉल में हम सब साथ बैठे होते और ये चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे होते. बट ये टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन है कि आज हम अपने घर और ऑफिस में बैठ के आज हजारों लाखों लोगों तक इस माध्यम से हम पहुंच रहे हैं. डिजिटल कंटेंट शेयरिंग, स्ट्रीमिंग, एंटरटेनमेंट, गेम्स, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आज फिजिकल से चेंज होके ड्रास्टिकली टेक्नोलॉजी की यूज से, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने के कारण मोबाइल और लैपटॉप से दुनिया भर में पहुंच रहे हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल मार्केट्स, द टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस एन अनइक्विवोकल पावर टू सिट इवन इन आवर होम्स एंड ऑफिसेस एंड रीच आउट टू द वर्ल्ड. Very importantly, we have seen mega brands like Apple, Domino's, McDonald's, and all these ideas are very common and normal to us in our cities. But why haven't we अपने देश का, अपने महाराष्ट्र, मुंबई का वड़ा पाव, महाराष्ट्र का मिसल पाव, पोहा तरी, ये हम दुनिया में क्यों नहीं लेके जा सके हैं? ये हम दुनिया में क्यों नहीं आज बेच पा रहे हैं? आज समय है कि हमारे महाराष्ट्र की, हमारे मुंबई की जो ऐसी चीजें हैं उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से कैसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर पाए. ये हम सब के सामने एक चैलेंज भी है, ये हम सब के सामने एक मौका भी है कि हम हमारी इंडियन ट्रेडिशनल चीजों को वर्ल्ड मार्केट के सामने, ग्लोबल मार्केट के सामने इसको रखें, ग्लोबली इसको प्रमोट करें. हम जहां जाए इसको साथ ले जाए और जहां जाए इसको हम लोगों तक पहुंचाए. ये आज हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, टुडे एन आर्टिस्ट
sitting in remote village of Maharashtra can sell his art and skills to an online portal, somebody sitting in Texas, Ohio, or anywhere in the world at a single click of a button. Today, an upcoming actor, maybe, or a YouTube influencer can showcase his talent on YouTube, on his own YouTube channel, and also earn revenue by sitting in his home during the lockdown period, while being supported by fans and families all across the globe. Technology is backbone and the necessity for innovation, must for penetrating the global markets today more than ever. To survive and sustain the new normal, we need to leverage technology for accessing the global markets in the most efficient manner. For improving the internet infrastructure to new IT systems, processes, homegrown software solutions hold the key to tap to the new normal wave, to the new technological revolution of our country. And we will be able to achieve this when India becomes a truly Atmanirbhar Bharat, which will provide access to technology even to the remotest of the region, enabling them to tide over prevalent obstacles, allow them to showcase their products, their business, their solution to the entire world. While we say local for vocal, so vocal for local, it is very important that we choose products which are made in India. We use products and services which are made in India and for India for sale. It is true when we say necessity is mother of all inventions, and technology is enabler of all inventions today. The winner will be those organizations who can adapt, seize the technological opportunities emerging in the new dawn of the recovery. Today in India, हम सब आज देश में देख रहे हैं कि देश की सरकार देश के टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारे आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी जिस कंट्री ने एक अपना डोमिनेंस इंडिया में बनाने की कोशिश की, जिस कंट्री ने चाइना ने आज इंडिया को लेह लद्दाख में प्रॉब्लम्स खड़ा करने की कोशिश की, वहां से आने वाले सारे एप्स को बैन करके आज इंडिया में एक ऐप मार्केट को बनने की जगह दी है। आज इंडिया में वेरियस, आज हम सब बात करते थे कि इंडिया में कोई ऐप क्यों नहीं आता, इंडिया का फेसबुक क्यों नहीं आता, इंडिया का ट्विटर क्यों नहीं आता। आज वही चीजों को करने के लिए सरकार भी प्रेरित कर रही है, सरकार ऐप डेवलपर्स के पीछे खड़ी है। सो जिस टेक्नोलॉजी को हम लेवरेज करके पूरे दुनिया में लेके जा सकते हैं, ऐसी चीजें इंडिया में बनना बहुत आवश्यक है। इससे भी परे बहुत एक मेजर चेंज जो हम सबको हमारे माइंडसेट में लाना है, वो भी बहुत जरूरी है। उसमें है कि हमारे देश में बहुत सालों से एक प्रथा रही है कि अमेरिका में बना होगा या कहीं बाहर से बना होगा तो उसको हम बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते। अच्छा, ये मेड इन कोरिया है, मेड इन जापान है, मेड इन जर्मनी है, सो हमें लगता था कि वो बेहतर है। सेम स्केल का सेम प्रोडक्ट, सेम चीजें अगर मेड इन इंडिया हो गए तो हम वो नहीं खरीदते थे। और दूसरा, आज हम अभी थोड़ी देर पहले सारे डिस्कशन कर रहे थे कि कभी इंडियन प्रोडक्ट थोड़ा सा चाइना से ज्यादा महंगा होता है तो हम नहीं खरीदते थे, और क्योंकि चाइना का ज्यादा था सस्ता और अच्छा दिखता था। बट उसके काउंटर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है कि अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, मेड इन जर्मनी का कोई प्रोडक्ट 150 रुपए का है, तो हम वो मेड इन जर्मनी खरीदने जाते थे बहुत सारे हमारे लोग। क्यों? क्योंकि वो मेड इन जर्मनी होता था, वही प्रोडक्ट हम मेड इन इंडिया वाला नहीं खरीदते थे। सो ये जो माइंडसेट चेंज है, ये हमारे में लाना बहुत जरूरी है कि बाहर के प्रोडक्ट्स नॉट, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर के प्रोडक्ट अच्छे हो। इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन चीजें के मैन्युफैक्चरर्स भी आज अच्छे सक्षम प्रोडक्ट बनाने के लिए सक्षम है। अब सोशल मीडिया बहुत ही उम्दा टूल आज हमें मिला है, जिससे घर और हमारे गांव में बैठ के हम दुनिया भर पहुंच सकते हैं। और हमारे गांव में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। मैंने कुछ समय पहले खुद अकोला में, नागपुर में स्टार्टअप फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें कई हजारों संख्या में छात्राओं ने, बच्चों ने और वहां के लोगों ने सहभागिता ली थी। हमें
उस दिन ये समझ में आया कि हमारे गांव में सेकेंड 2 टायर 3 टायर 4 टायर सिटीज और टाउन्स में टैलेंट की, इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। मैं अकोला का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। फार्मिंग रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट था, फार्मिंग रिलेटेड स्टार्टअप था, बहुत बड़ा कुछ नहीं। हम सब वहां के हमने एक स्टार्टअप को देखा जिन्होंने क्या किया था। सबके खेत में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि मवेशियों मतलब जानवरों और पक्षियों के कारण खेत में बहुत सारा डिवास्टेशन होता है। वो आते हैं, बैठते हैं, दाना खा जाते हैं, पेड़ खा जाते हैं, पेड़ गिरा देते हैं। इससे कैसे बचा जाए? पुराने जमाने में हम एक स्कैरक्रो जिसे कहते हैं वो खड़ा करते थे अपने खेत में, और जिससे मवेशी आते नहीं थे या जानवर आते नहीं थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जानवर जब पास आने लगे, वो देखा स्कैरक्रो तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो खड़ा है उधर, तो जानवरों ने भी अपने आप को अडेप्ट कर लिया, बोला अभी डरना नहीं इससे। वो आने लग गए, खेतों में डिस्ट्रॉय करने लग गए। बट वहां के किसी एक फार्मर ने एक बहुत ही छोटा सा बट प्यारा इनोवेशन किया था। उसके घर में एक उन्होंने एक खंबा लिया, खंबे के ऊपर उनका कूलर खराब हो गया था, कूलर का फैन लगाया। वो फैन के नीचे एक पेंडुलम जैसा एक लकड़ी लगा दी और उसके नीचे थाली रख दी। अब हमें लगा कि ये क्या कर रहा है। उसने हमको बताया कि अरे सर आप देखिए अभी क्या होगा। जैसे ही हवा चलने लगी, वो फैन घूमने लगा, फैन से लटका हुआ पेंडुलम और नीचे जो थाली रखी थी उसने, वो टक 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 करके बजने लगा। अब ये जो आवाज निर्माण हुई, आवाज निर्माण के कारण पक्षियां, जो पक्षी होते थे वो थोड़े से खेत से दूर होने लग गए। उन्होंने और सोचा कि हवा जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में फैन लगा वो तो ठीक है, बट यदि वो फैन बंद हो गया या हवा आनी बंद हो गई इस डायरेक्शन से, तो फैन बंद हो जाता था, उस समय क्या करेंगे। और थोड़ा सा उन्होंने सोच लगाई, वो जो फैन के नीचे उन्होंने एक छोटी सी बेरिंग लगा दी अपने साइकिल से निकाल के। अब उसके कारण क्या हुआ, जिस भी डायरेक्शन में फैन चली हवा आएगी, फैन उस डायरेक्शन में मुड़ जाता था और सब गोल 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 घूमने लगता था। ये इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र में लोग इस चीज को अडेप्ट करने लगे और सब लोग ये अपने खेतों में लगाने लगे। इसका प्राइस मात्र जो 500 रुपए का उन्होंने वो पूरा डिवाइस खड़ा किया था। सो अपने कहने का अर्थ है कि अपने गांव में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। इस इनोवेशन को हम पूरे इंडिया का स्केल कैसे दे सकते हैं, इस इनोवेशन को हम पूरे ग्लोबल स्केल पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये आप हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि हम हमारे गांव की चीजें हम यहाँ से लेकर ग्लोबल स्केल पे ले जाए। इसी चीज को हमने फेसबुक पे डाला, इसी चीज को हमने ट्विटर पे डाला और काफी जगहों से हमको ये प्रशंसा आने लगी उस इनोवेशन के लिए कि ये कितना छोटा सा इनोवेशन था बट कितना इफेक्टिव था। सो इस तरीके से सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, इंटरनेट के माध्यम से आज हमें जरूरत है कि हमारे गांव के बिजनेसेस को, छोटे बिजनेसेस को हम ग्लोबल स्केल दे। और ये स्केल देने के लिए मनप्रीत भाई, इंडियन चेंबर, जब भी मेरी जरूरत हो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा हम हमारे गांव के किसान और गांव के बिजनेस के लिए खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवांग जी, थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ आए और सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस हमको बताई। डेफिनेटली इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू विद अस एंड हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। जैसे आपने भी कहा और पहले सब इंडस्ट्री वाले तो जानते ही है, इंडिया में हम इंडियन बिजनेसेस और इंडियन इंडिविजुअल्स जब तक मजबूरी नहीं होती है हम कुछ नहीं करते हैं। लेट इट बी अभी पैंडेमिक की वजह से एजुकेशन सेक्टर, लेट इट बी एग्रीकल्चर सेक्टर, किसी भी चेंज में अगर आता है किसी भी चीज का, तो देयर इज ऑलवेज ऑपोजिशन। इट इज ऑलवेज द फियर ऑफ द अननोन एंड दैट इज समथिंग दैट हैज बीन ऑलवेज बी देयर एंड विल बी देयर। लेकिन उस चेंज को कैसे अडेप्ट करना चाहिए ये हम सबको सीखना चाहिए, बिकॉज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, let it be in any aspect of our life. So this is something that we really need to understand, all of us. एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा कि मजबूरी का। A lot of India's foreign exchange used to go out of India to Visa and Mastercard. जब हम अपना कार्ड कहीं पे भी स्वाइप करते थे, लोकल पेट्रोल पंप पे, लोकल राशन खरीदने के लिए, सो उसकी कमीशन वीजा और मास्टर को जाती थी, which used to be millions of dollars.
Now the government thought of this innovative idea. It is all the people of the country. You know, today it is so easy to approach the prime minister, the minister, any of the government departments. You have to send an email, even if you might not receive a reply. If you please rest assured that somebody is listening, somebody is noting down everything. Let it be Twitter, Facebook, Instagram, email. So one of these suggestions went to the government, and they made this change. And today we have RuPay from NPCI. More than 90% of the transactions were happening within the country, और उसके लिए all these funds were going abroad to Visa and Master. Now similarly, when we came up with RuPay system, जिसको बाहर जाना है बाहर use करना है, definitely they are free to use any of the options that are available. But when we are using within the country, why should we let our valuable forex go abroad? So this was initially, there was a lot of resistance कि भाई नहीं, Visa और Master नहीं, RuPay कौन use करेगा, कोई accept नहीं करेगा. But today, I think if all of us reach out to our wallets and check, there must be a RuPay card with all of us. And with Jan Dhan Yojana, it has reached the grassroots. So this is one such example. Education industry is another, what we have seen, a welcome change. Definitely we have to learn how to accept change is the only thing that is going to stay with us. Thank you, everyone. It's a pleasure to be with all of you all today, with all the participants. I would especially like to thank Maharashtra Chamber of Commerce, President Santosh Ji, for being with us today, Dr. Babasaheb Ambedkar Technology University, our partners in the academic front. I would also special thanks to our Honorable Union Minister, Shri Sanjay Dhotre Ji, the Minister for State for Education, Communications, Electronics and Technology, Government of India. Shri Anil Bonde Ji, who's our ex-Agriculture Minister, Government of Maharashtra. Shri Pradeep Rawat Ji, our ex-Member of Parliament. Shri Parag Shah Ji, MLA from Mumbai, and Shri Devang Dave Ji, MD Social Center. Thank you all of you for being part of the session here today. And it is our pleasure and honor to have you with us and listen to your views on Atmanirbhar Bharat. Thank you all once again. If there are any questions, we can take 1 or 2 questions and we shall be ending the session. Thank you, everyone. Any questions from public? I think there are no questions. Thank you, everyone. It's been a pleasure. Once again, we will ensure that we keep in touch with you under various forums. We are there to listen to you. You can approach us and contact us by email, Facebook, website, Twitter. Indian Chamber of International Business is available for reaching out to any problems of the industry and support. I'm sure Maharashtra Chamber of Commerce is also more than happy to help all the industries of the state of Maharashtra. Thank you, everyone. It's a pleasure.